तो उठाइए कापी और कलम और लिख दीजिए एक सुनहरे अक्षरों से अपना एक सुंदर भविष्य, ताकि आप लोग का भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपका भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। 2 प्रैक्टिस सेट को हमने कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम दोस्तों बता दें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है दोस्तों, मेरा सिद्धांत यही रहने वाला है कि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त जो हमसे जुड़े हैं, उनको हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अच्छा स्कोर दिला के आए। ठीक है, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, और इसमें से आपको कम से कम 37 क्वेश्चन सही करके आना है। ठीक है, 37 या 35 ये टारगेट कर लो कि भैया 37 या 35 से भी नीचे नहीं करके आना। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो ईमानदारी से लग जाओ दोस्तों, और आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं इसी श्रृंखला को में। अगर दोस्तों आप लोग चार चांद लगाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो आइए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सकरिया आयोग की संतुष्टियां निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। तो नंबर 1 है राजस्व वितरण से, तो राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य से, संसद की सदस्यता से, और केंद्र एवं राज्य संबंध से। तो सबसे पहले आप बता दें दोस्तों कि जो सकरिया आयोग होता है, तो उस सकरिया आयोग में आपका केंद्र और राज्य का सरकार का योगदान होता है। तो जहाँ भी सकरिया आयोग दिखे, आपको केंद्र और राज्य सरकार जहाँ संबंध है उसको टिक कर देना है। तो जो आपका सकरिया आयोग है, जो सकरिया आयोग का संबंध होता है, वो केंद्र और राज्य सरकार के संबंध द्वारा होता है। तो जो आपका विकल्प हो जाएगा वो डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका नंबर क्वेश्चन 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, संविधान से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको संविधान वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगर आप लोग को ये अगर नहीं पता क्या सिलेबस है, तो दोस्तों जाके सिलेबस देख लीजिए और संविधान के जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर कर लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम करा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए कि सर टॉपिक वाइज इसका भी संविधान वाला भी करा दें, तो दोस्तों फटाफट कमेंट करिए, हम उसका भी टॉपिक वाइज आपको संविधान वाला करवा देंगे, ताकि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो भाग 1, भाग 2, भाग 6, सॉरी ये आपका 7, और भाग ये है आपका 9। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन से भाग में हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पाते हैं। तो ये जो आपका भाग नंबर 2 है, इसमें आपका आ जाएगा नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो इसे तो होता है भाग 3 में, लेकिन उससे पहले आ गया ये आपका जो है भाग 2, इसमें हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पाते हैं। और भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो इसी प्रकार जितने भी भाग हैं आपको उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का प्रथम मुस्लिम नियंत्रण कक्ष यूपी 200, यूपी 100, यूपी 500, यूपी 1000। तो दोस्तों हम बता दें कि जो प्रथम मुस्लिम नियंत्रण कक्ष है वो है यूपी 100, यानी जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का प्रथम मुस्लिम नियंत्रण कक्ष वो है यूपी 100, जिसको भारत का प्रथम मुस्लिम नियंत्रण कक्ष मिला। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और हम बता दें कि जितने भी जो नारे दिए थे, हमारे देश के क्रांतिकारी थे जिन्होंने नारे दिया था, नारे से भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसलिए नारे को और साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख GK GS क्या होता है उसको सबको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग ईमानदारी सिलेक्शन चाहते हो दोस्तों, तो ईमानदारी से लग जाओ। आपके पास 1 से 1.5 महीना है, इस 1.5 महीने के अंदर आपको जितनी हो सके उतनी तैयारी कर लेना है और अपना UPP का एग्जाम क्लियर करके रहना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपको पता है कि भगत सिंह तो किए नहीं थे, न खुदीराम बोस, न चंद्रशेखर आजाद। तो जो इसकी रचना किए थे वो किए थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। तो जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है उसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। इसी प्रकार दोस्तों एक तमन्ना आप लोग भी अपने दिल में लेके चलो कि हमें UPP का एग्जाम क्लियर करना है। इसी तमन्ना से बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ और एक दिन यानी 1-1.5 महीने के बाद अपना एग्जाम क्लियर कर लो। ठीक है, आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें कि दोस्तों इस टाइम आपको पढ़ाई से बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना है। सभी सोशल मीडिया ऐप सभी सबको छोड़ छाड़ के बस आपको 1.5 महीने बिल्कुल गायब हो जाना है, और आपको जितना हो सके उतना मेहनत करना है, ताकि इस तैयारी के बाद आपको और कोई तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है,
तो इसी श्रृंखला में 4 चाँद लगाने के दोस्तों आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। और इससे पहले ये आपका भी जीके जी का क्वेश्चन है। अगर आप लोग का मैथ भी वीक है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। अब आपका देख लेते हैं, फार्मेलिन एक जेली विलियन है, मेथिनल का, इथेनॉल का, फ्रक्टोज का, नाइट्रिक एसिड का। तो दोस्तों कभी कभी पूछ सकता है कि मेथिनल, एथेनॉल, इसका जो होता है सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को सूत्र भी बता देंगे। अगर आप लोग को सूत्र नहीं याद है तो फटाफट बता दीजिएगा, हम उसका सूत्र भी करवा देंगे। अगर आप लोग को इसका अलग से एक पार्ट चाहिए केमिस्ट्री का तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो जो फार्मेलिन होता है ना भैया, वो जेली विनर होता है मेथिनल का, ठीक है। और मेथिनल का जो फार्मूला होता है वो होता है HCH, ठीक है। यानी ये जो है आपका मेथिनल का हो जाएगा फार्मूला, क्या होता है HCHO, ठीक है। अगर इसी को हम लिख दें OH अगर बाद में कर दे तो वो हो जाता है आल, यानी हो जाएगा मेथिनॉल। अगर OH पहले आया तो हो जाएगा आपका मेथिनॉल, अगर OH बाद में आया तो नल, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कि जहाज़ों का समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो सोनोमीटर और क्रानोमीटर और गैल्वेनोमीटर और बोलोमीटर। तो हम बता दें भैया कि जो जहाज़ों का समय जिससे मापा जाता है वो है आपका सबसे प्रयुक्त उपकरण, वो है क्रानोमीटर। क्रानोमीटर से जहाज़ों का सही समय मापा जाता है, कि जो समुद्र में जहाज़ें चलती हैं उनका सही समय बताने के लिए कि टाइम क्या हो रहा है, उसका उपयोग करते हैं क्रानोमीटर के द्वारा, ठीक है। अब देखो अगला क्या है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को कहते हैं प्रेरक, संधारित्र, प्राणी मित्र और ट्रांजिस्टर। तो भैया हम बता दें कि जो वैद्युत आवेश होता है ना, जहाँ जहाँ उसका भंडारण होता है तो उसको बोलते हैं हम संधारित्र। तो जी विकल्प होगा संधारित्र, वो विकल्प हो जाएगा राइट। तो विकल्प हो जाएगा आपके, हम किसके साथ जाएंगे, संधारित्र के साथ, ठीक है। आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। मरीचिका मतलब दोस्तों क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग देखा होगा कि रेगिस्तान में दूर अगर देखोगे तो जैसे लगेगा कि पानी दिखाई देगा, लेकिन अगर पास जाके देखेंगे तो वहाँ पे पानी नहीं रहता है। तो वो होता है एक परावर्तनिक घटना होती है, जिसके कारण वो जो हमारे परावर्तन जब हमारी आंखों पर पहुँचता है तो उसके कारण देखता है कि जैसे दूर देखेंगे तो लगेगा पानी है, तो अगर हम पास जाएंगे देखेंगे लेकिन पानी नहीं रहता है, तो वो होता है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो हम जाएंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें जो होती है मरीचिका की परिघटना दिखाई देती है, ठीक है भैया। अब देखो आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धातुओं के पृष्ठ एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघटन या आयन या प्रकाश विद्युत प्रवाह या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्प्रेक्षण होता है ना, तो उस घटना को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत अपघटन, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों फटाफट देखो यहाँ से जीके जीएस में आपका कुछ क्वेश्चन साइंस से, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से और कुछ क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के सबका रहने वाला दो दो तीन तीन क्वेश्चन, इसलिए आपको सब क्वेश्चन को कवर कर लेना है, ठीक है। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है वो कौन सा राज्य है। तो भैया हम बता दें वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, लेकिन यहाँ पर घनत्व की बात किया तो घनत्व जो जाएंगे हम किसके साथ, बिहार के साथ, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो घनत्व वाला राज्य है वो हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब दोस्तों अगर पूछेगा कि सबसे प्रदूषित राज्य, तो सबसे प्रदूषित राज्य जो है आपका दिल्ली है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि कभी कभी पूछता है कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार ना, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लेना, उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख त्यौहार है उसके बारे में पढ़ लेना, यानी एक त्यौहार के बारे में पढ़ लेना। यहाँ से त्यौहार और मेला के बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए त्यौहार और मेले को भी आप लोग कवर करते रहना, ठीक है। तो आइए आपका अगला देखते हैं कि रक्त का निर्माण। जैसे देखो दोस्तों अभी हमने बताया कि बायोलॉजी से क्वेश्चन रहने वाला है, तो यहाँ पर बायोलॉजी से एक दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए जितना हो सके जीके जीएस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सबको आपको कवर करते चलना है, ठीक है। अब रक्त का निर्माण होता है, तो जो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, गुर्दा, हृदय, फेफड़ा। तो जो रक्त का निर्माण होता है ना वो होता है आपका अस्थि मज्जा में ना, अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। अब देखो किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा, यानी संविधान की आत्मा किसे कहा गया था, तो आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनको संविधान की आत्मा कहा गया था। ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, संविधान की आत्मा। तो अंबेडकर जी इज द राइट आंसर, ठीक है।
अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसदीय पावर समिति। तो भैया बता दें कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, तो इस पर जो निर्णय करते हैं वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय लेते हैं कोई धन विधेयक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए आपका इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जहाँ पर ज़्यादा बिजली उत्पन्न होती है, बेंगलुरु, मैसूर, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो आपको बोलते हैं हम बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो भैया अगर ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयार क्या करना है, सुनो जीके जीएस में आपको तैयार क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आपके इतिहास से, कुछ क्वेश्चन भूगोल से, और कुछ क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से, और कुछ क्वेश्चन साइंस से, और कुछ क्वेश्चन आपके जीके जीएस से, यानी टोटली मिला के आपके रहने वाले हैं 38 क्वेश्चन। और हाँ, आपका कुछ क्वेश्चन किस पुस्तक से रहने वाला है, यानी ये जैसे आपका कोई पुस्तक हो गया किसने लिखा, या आपका कुछ क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ से कि नारा के बारे में। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन मिला जुला के पढ़ लेना है, यानी आप लोग यहाँ से जैसे एक प्रैक्टिस सेट हल किए, अब आप लोग को यहाँ इतना अंदाजा हो जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो जौन सा क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उस टॉपिक को आपको कवर कर देना है। ठीक है, अब देखो ये है रोनट जेन ने किसका आविष्कार किया। तो रोनट जेन जो थे वो उन्होंने आविष्कार किया था एक्सरे का। ठीक है, तो एक्सरे इज द राइट आंसर। अब देखो निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, एक मंगल है, एक नेपच्यून है, और एक बुध है, एक शुक्र है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बुध। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, अब देखो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद। तो जो भारत का मानक समय है वो लिया गया है इलाहाबाद से, और ये जो ग्रीनविच टाइम होता है वो होता है 5.5 घंटा आगे। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भारत में सुरक्षा बलों का कमांडर, तो जो सभी सुरक्षा की मतलब कमांड को संभालता है उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख। तो जो सुरक्षा का जो ना भैया सुरक्षा बलों का जो कमांडर होता है उसको बोलते हैं आपका राष्ट्रपति। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय, ठीक है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय स्वतंत्र हुआ था भारत, यानी स्वतंत्र हुआ था। तो उस समय क्लीमेंट इटली जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे, सॉरी वहाँ पे क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिस समय भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो क्लीमेंट इटली, यानी ये याद रखना अगर कोई पूछ दिया जाए कि ये भारत कब समय आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो आप लोग क्या रखना है इटली। इटली जिस विकल्प में आ जाएगा उसी विकल्प को क्या कर देना है सही। ठीक है, तो इटली इज द राइट आंसर, यानी पूरा नाम उनका है क्लीमेंट इटली, तो इटली वाला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो अभी हमने इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कराया था इलेक्ट्रोमीटर, डायनमोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप और ट्रांसफार्मर। तो जो आपका है विद्युत डायनमो जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब देखो किस ग्रह को सांध्य का तारा, यानी सांझ के समय जो तारा बहुत चमकीला दिखाई देता है उसके बारे में आप लोग को पता होगा, शनि, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो जो शांत के समय तारा दिखाई देता है उसको बोलते हैं शुक्र, जिसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाना किस प्रयोग में लाया जाता है, तरल पदार्थ के घनत्व, भूकंप की तीव्रता, खदानों की गहराई और मीनार की ऊंचाई। तो रिएक्टर पैमाना से हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप कितनी तेजी से आया है उसके बारे में। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला, आंग सान सूकी, महात्मा गांधी, अरुंधति राय। तो भैया जो नेशनल मंडेला है इनकी जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, यानी लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम जो है इनकी रचना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्ति है, इसे संशोधित कर सकती है, इसे निरस्त कर सकती है, इस पर कोई रोक नहीं कर सकती है, इसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो धन विधेयक के संबंध में इसके पास कोई अधिकार नहीं होता, यानी राज्यसभा का धन विधेयक से कोई संबंध नहीं होता, तो इसके पास कोई अधिकार नहीं होता। ये जो है आपका राइट आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत, पीयूषिका पिट्यूटरी और अवंती ग्रंथि अग्नाशय। तो बता दे भैया जो आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी है यकृत। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है, एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, पेंसिलिन और स्पाइडोमाइसिन। तो हम बता दें दोस्तों जो मधुमेह से पीड़ित होते हैं जिसको बोलते हैं शुगर, तो शुगर की व्यक्तियों की जो जरूरत होती है वो होती है इंसुलिन की। ठीक है, तो इंसुलिन विल बी द राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो बचे हमारे पास।
कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड, तो भैया बता दें कि कार की बैटरी में जो आपका प्रयुक्त एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक एसिड। तो हम बता दें जो कार की बैटरी होती है ना उसमें ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर फार्मूला पूछेगा तो यहाँ पर बगल में लिख देंगे H2SO4, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कार की बैटरी में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और थॉमस कप का संबंध किससे है, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। तो इसका जो संबंध है वो है आपका बैडमिंटन से। ठीक है, तो बैडमिंटन इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर आ गया एक सार्क का सचिवालय। तो सार्क का सचिवालय यानी सार्क का सचिवालय कहाँ पर है, उसका केंद्र। तो हम बता दें कि जो सार्क का सचिवालय भैया वो है आपका यहाँ काठमांडू में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी ढाका में। यानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और सचिवालय इस टाइम इसकी कहाँ पे है, काठमांडू में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी थी। तो सलमान रशीदी, अरुंधति राय, अनीता देसाई और किरण देसाई। तो जो भैया बताते द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये पुस्तक है, इसके रचयिता जो है वो है किरण देसाई। ठीक है, किरण देसाई इज द राइट आंसर। अब भैया आपको पर्यावरण दिवस दिवस से भी एक क्वेश्चन आता है, तो दिवस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, या अगर आप लोग को दिवस वाला चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स बता दीजिए दोस्तों, हम एक दिवस का अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जब मनाया जाता है वो है 7 जून, 5 जुलाई, 15 जून और 5 जून। तो आप लोग को सबको पता होगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपको मनाया जाता है 5 जून से। अब निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। गंगा वाराणसी से निकलती है, यानी ये तो कथन भी सही है। और कोसी गोरखपुर से, ये भी सही है। और सरयू सरयू अयोध्या से, ये भी सही। लेकिन गोमती जो होती है वो सुल्तानपुर से नहीं, ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नदी नहीं गिरती है। तो कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है वो है आपकी गोदावरी, यानी गोदावरी इज द राइट आंसर। यानी गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों बता दें, अगर आप लोग चाहते हो ईमानदारी सिलेक्शन लेना तो उठाओ कलम और पेन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताएं मेहनत और लगन से लग जाओ, कुछ अपने से पढ़ो। यानी कुल मिला जो कि आपको बिल्कुल मेहनत करना है और यूपीपी का एग्जाम क्लियर कर लेना है किसी भी कीमत पे। अगर आप लोग चाहते हो ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाओ। यार दोस्तों जानते हो आप लोग एक काम नहीं करते हो कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। यार वीडियो तो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते होते दोस्तों। अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी यूपीपी में अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है, तो शेयर और लाइक करने में तो आपका कुछ जाता है नहीं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये देखो, अभी इसमें एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि किसी वस्तु में इको मार्क क्या दर्शाता है। तो हम भैया देखो ज़्यादातर ना क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको उपयुक्त सभी नहीं देखने को मिलता है। तो जिस क्वेश्चन में उपयुक्त सभी देखने को मिलता है या ए और बी करके देखने को मिलता है तो आप आँख मूंद के उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, यानी आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि जिस क्वेश्चन में आपको उपयुक्त सभी देखने को मिलता है या ए और बी करके देखने को मिलता है तो उस क्वेश्चन को आपको सही कर देना है। तो किसी वस्तु पर इको मार्क क्या दर्शाता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन, उपयुक्त, उत्तम क्वालिटी, नष्ट होने वाला नहीं है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही वाला जो हम उसको क्या कर देंगे, उसको सही मार देंगे। तो जो आपका उपयुक्त सही है, देखो ज़्यादातर क्वेश्चनों में उपयुक्त सही देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जिसमें देखने को मिलता है उसको फटाफट से उड़ा दो मार के, यानी उपयुक्त सही या ए और बी दोनों। ठीक है, मैसेज और बार कोड के बीच की मैपिंग को कहते हैं सिम्बोल, सिम्बोलॉजिक, बेस और बार्स। तो मैसेज और बार कोड के बीच जो मैपिंग होती है उसको बोलते हैं सिम्बोलॉजिक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है सर्वर से, सुपर कंप्यूटर से, नेटवर्क से, इंटरप्राइज से। तो बताएं दोस्तों, किसी फॉर्म को भरेंगे तो हमें ज़्यादा जरूरत होगी नेटवर्क की, तो नेटवर्क जो होगा वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो सी वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो होता है ये जीके जीएस के 38 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक वीडियो को प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी यूपीपी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और आप भी यूपीपी में सिलेक्शन ले सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।